हेलो एंड वेलकम टू फोरम फॉर इंग्लिश। मैं हूं अतुल सिंह बुंदेला और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे अपने एसएससी के पेपर में, सीडीएस में, एनडीएस में, इवन व्यापम के पेपर में भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ग्रामर के रूल्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में वोकैबुलरी मेनली काम करती है। तो अगर हमें वोकैबुलरी यानी कुछ वर्ड्स की नॉलेज प्रॉपर होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन को करने में बड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वर्ड्स यूज होते हैं इस पेपर में, मतलब इस चैप्टर में। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एक और बात बता देता हूं कि दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको इसका पार्ट बी यानी पार्ट 2 मिलेगा, जिसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की एक प्रॉपर शीट बनवाएंगे और आपको उस पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, फोरम फॉर इंग्लिश, ठीक है। आप उसको फटाफट से ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसकी सारी पीडीएफ वहां पर मिलेगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। और एक और बात है दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर या क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है, तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को या टॉपिक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको आराम से आपके साथ उसको यहाँ पर डिस्कस कर पाऊं और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है, मैंने पहले बता दिया था, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक बार। ये जो वर्ड है ना सुपरफ्लुअस, मैं आपके सामने लिख के बता दूं दोबारा से, देखिए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहां पर जो एक्सप्रेशन वर्ड है ना, एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग, टू असर्ट समथिंग, टू असर्ट समथिंग। मतलब जब आप कुछ बोलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन, राइट। चलिए, तो अब ये सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है? तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है दोस्तों एक्सेसिव, या एक्सेस कह दो, एक्सेस या एक्सेसिव, ठीक है। या हम कह सकते हैं सरप्लस, या हम कह सकते हैं रिडंडेंट, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं अननेसेसरी, या हम कह सकते हैं अननीडेड। मतलब ये जो हमने वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स इसी वर्ड के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं, सुपरफ्लुअस के पर्यायवाची हैं। इन सब का मतलब ही वो ये, जरूरत से ज्यादा बोलना, जितनी जरूरत थी ना उससे ज्यादा बोल गए, उसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में ऐसे ही वर्ड्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसको करने के लिए कोई ग्रामर का कोई रूल काम नहीं करेगा। वहां पर वोकैबुलरी की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने आपके पहले लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों हमारे सामने ये जो वर्ड्स लिखे हैं, पहले इनका मैं मीनिंग बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस टाइप के वर्ड से पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। देन आई विल लेट यू नो हाउ टू टैकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहां पर हमने देखा कुछ वर्ड्स लिखे हुए रिटर्न। तो दोस्तों रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, वापस आना, या किसी को कोई चीज वापस करना। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस लौटना, ठीक है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का क्या मतलब होता है? पीछे हटना। बात समझ रहे हो? रिसीड का मतलब होता है कम हो जाना या वापस हो जाना, पीछे हो जाना। रिसीड का दो मीनिंग होता है, एक तो कम हो जाना और दूसरा मीनिंग होता है पीछे हट जाना। जैसे मान लो पानी बरसा और डैम में पानी का लेवल बढ़ गया, बाद में क्या हुआ
कि मान लीजिए 6 महीने तक कोई बारिश वगैरह, मतलब 6 महीने तक कोई बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई, तो जो पानी का जो लेवल है ना वो नीचे चला जाएगा, तो वाटर इज रिसीडेड, राइट। तो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। रिकॉल का मतलब होता है, एक तो रिकॉल का मतलब होता है वापस कोई चीज याद करना। रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज को वापस याद करना, पुरानी मेमोरी थी, पुरानी यादें थी, उनको हम रिकॉल कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिकॉल ओल्ड मेमोरीज, राइट। तो वो इस टाइप से। अच्छा, और रिकॉल का एक मीनिंग और भी होता है दोस्तों। रिकॉल का क्या मतलब होता है? रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज को वापस बुलाना। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस वर्ड को आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया है या कोई भी मतलब हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इनमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंपनी वगैरह अपनी कोई चीज सेल आउट करती है और उसमें कोई मेल फंक्शनिंग देखने को मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो कंपनी क्या करती है, उन्हीं आइटम्स को वापस कॉल बैक करती, वापस बुला लेती है, तो उसको कहते हैं रिकॉल, राइट। सुधारने के लिए। विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब होता है वापस ले लेना, पीछे करना। रीइंबर्स का मतलब होता है, रीइंबर्स का मतलब होता है अदायगी, पुनः अदायगी। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज आप मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको कहीं ट्रिप पर भेजा, और उस ट्रिप पर आप जब गए तो कंपनी ने जो एक्सपेंसेस आपके लिए अरेंजमेंट किए थे, वो एक्सपेंसेस होने के बाद भी आपने कुछ और भी खर्चा कर दिया अपनी तरफ से। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी आपकी जो ट्रिप का जितना भी खर्चा होगा वो सारी ट्रिप को वो स्पॉन्सर करेंगे। तो इसका मतलब जो भी खर्चा रहेगा वो पे करेंगे। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप वापस कंपनी में लौट के आएंगे, तो आपको जो पेमेंट दी जाएगी, जो पैसा दिया जाएगा, उस पेमेंट को क्या कहा जाएगा? रीइंबर्स, राइट। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना। जो आपने पहले बोला था कि भाई मैं ऐसा काम करूंगा, और कल के दिन आप मुकर गए, नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कहते हैं रिट्रैक्ट। तो दोस्तों ये तो इनकी मीनिंग बता दी है। अब बात ये समझनी है कि इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो दोस्तों आइए समझते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है इस टाइप से कि इन सभी वर्ड्स के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद पेपर वाला जानबूझकर एक वर्ड यूज कर लेता है बैक, और जैसे ही हमने बैक लगाया तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इन सारे वर्ड के साथ हम बैक इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप ध्यान से देखोगे इन सभी वर्ड्स में री लगा हुआ है, री री री, सॉरी इसमें नहीं लगा, इसमें लगा हुआ है, सब में री लगा हुआ है। तो जिन वर्ड्स में री लगा हुआ है ना, तो री का मतलब ही बैक होता है। यहां पर री का मतलब बैक होता है। तो अगर यहाँ री का मतलब बैक है, इसका मतलब इन वर्ड्स में बैक का मीनिंग ऑलरेडी ही लगा हुआ है, बैक ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर जो री के साथ हम बैक का मीनिंग पहले से ही उसमें डाल रहे हैं, तो हमें दोबारा से बैक लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं सॉरी एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा शी विल रिटर्न, शी विल रिटर्न बैक होम, शी विल रिटर्न बैक होम। अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस को समझिए। तो यहाँ पर जो रिटर्न बैक लिखा ना, तो ये जो रिटर्न वर्ड है ना, रिटर्न का पता क्या मीनिंग होता है? रिटर्न का ऑलरेडी मीनिंग होता है कम बैक। अब इस रिटर्न वर्ड का ऑलरेडी मीनिंग कम बैक है, तो भैया जब बैक ऑलरेडी लगाया तो फिर ये एक्स्ट्रा बैक लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले बैक को हटाना पड़ेगा। नाउ द सेंटेंस गोस राइट। बात समझ गए आप लोग? तो ये हमें करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ वर्ड्स को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है जिनकी जरूरत नहीं होती है। समझ गए ना आप? जैसे देखो आपने हिंदी में भी बोलते रहते हम कि यार तुम सीधे डायरेक्ट पहुंच जाना, तो भाई वही मीनिंग सीधे का, वही मीनिंग डायरेक्ट का है। तो क्या मतलब हर बार दोनों बोलने का कि सीधे डायरेक्ट से ले आना? हमने कहा चलो यार तुम फाइनल कंक्लूजन पे आ जाओ। तो भाई फाइनल और कंक्लूजन, कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा ही फाइनल होता है, तो उसके साथ फाइनल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ गए ना? तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आइए जरा शुरू करते हैं। देखिए ये रहे वो क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये रहे वो क्वेश्चन। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, पेपर की तरह ही इन क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और जहां पर जो भी एरर होगा उस पार्ट को मैं टिक करना पड़ेगा। सपोज ये वाला सेंटेंस हम सॉल्व कर रहे हैं और हमें लगता है गलती इस वाले पार्ट में है, तो आंसर होगा ए। लगता है गलती इतने पार्ट में, आंसर होगा बी। इतने पार्ट में, आंसर होगा सी। कोई गलती नहीं है तो आंसर होगा डी। बात समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है
दे हैव रिटर्न बैक फ्रॉम द यूएसए रिसेंटली। कहने का मतलब हुआ कि वो यूएसए से अभी रिसेंटली आए हैं। रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस में रिटर्न हमने यूज कर लिया। अभी बताया था मैंने कि रिसेंटली रिटर्न जो होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? कम बैक। रिटर्न वर्ड का मीनिंग होता है कम बैक। तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा बैक लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। यानी कि गलती यहीं पर है, यानी पार्ट बी में गलती है, बी को हटाना पड़ेगा, मतलब बैक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो हमने लिखा कि द महिंद्रा हैज रिकॉल्ड बैक ऑल द स्कॉर्पियो मॉडल्स दैट हैव सम मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग मतलब होता है किसी टाइप की खराबी हो जाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो महिंद्रा कंपनी है ना, उसने अपने स्कॉर्पियो मॉडल को वापस बुला लिया है। क्यों बुलाया? क्योंकि उनमें कुछ किसी प्रकार की मेल फंक्शनिंग थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, गाड़ियों में। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें भी रिकॉल्ड के साथ बैक लगा दिया तो ये गलत हो गया। तो इसमें फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी यहां से बैक को हटाना पड़ेगा। नाउ आंसर इज बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है कि द चाइनीज सोल्जर्स वर कंपेल्ड टू रिट्रीट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द गलवान वैली टसल। राइट, ये हमारा सेंटेंस है। अब दोस्तों इस सेंटेंस में देखो, टसल और क्लैश का एक ही मतलब होता है, इसलिए मुझसे क्लैश निकल गया क्योंकि मैं क्लैश ज्यादा यूज करता हूँ। क्लैश वर्ड, क्लैश आपने सुना होगा, क्लैश का मतलब होता है झड़प होना, झगड़ा होना। टसल का भी वही मतलब होता है, स्क्रिमेश, टसल, है ना। और अपना ये टसल हो गया, स्क्रिमेश हो गया, क्लैश हो गया, इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? इसमें ये मतलब होता है झड़प होना, झगड़ा होना, छोटा मोटा। तो दोस्तों हमने ये सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि जो चाइना के जो सोल्जर्स थे ना, तो उनको कंपेल किया गया। कंपेल का मतलब मजबूर किया गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने के लिए, जहां पर वो पहले थे उसी पोजीशन में वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। किसके द्वारा किया गया होगा? इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। ठीक है, किसके बाद? गलवान वैली क्लैश के बाद, गलवान वैली टसल के बाद, यानी गलवान वैली में जो थोड़ी झड़प हुई थी उसके बाद उनको मजबूर किया कि अपनी वापस स्थिति में लौट जाए। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो रिट्रीट लिख दिया, रिट्रीट का मतलब ही होता है वापस लौट जाना। तो ये बैक क्यों यूज कर लिया? ये गलत, यानी यहां पर पार्ट में गलती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने यहां पर स्लाइड 1 समझा दिया है। स्लाइड 1 में आपको इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे और इस टाइप के वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या होगा कि इन वर्ड के साथ गलती से भी हमें क्या यूज नहीं करना है दोस्तों? बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए अब हम वापस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगली स्लाइड है स्लाइड 2। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अनटिल, अनलेस, हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज, डिफाई, विदाउट। दोस्तों ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव है, मतलब नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं। नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स कहते हैं इनको। ठीक है, और नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। जब ये वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर ही रहे हैं तो इनके साथ क्या हमें नॉट लगाना चाहिए दोस्तों? क्या इनके साथ हमें नेवर यूज करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो नॉट और नेवर है ना, नॉट और नेवर, ये भी आपको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो जब ये वर्ड्स ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर दे रहे हैं तो फिर दोबारा से कोई नॉट और नेवर यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। चलो इतना समझ गए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो, इन वर्ड्स के साथ कभी भी नॉट या नेवर यूज नहीं करना है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नॉट और नेवर का मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यहां पर हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली और सेल्डम, यहां तक ले लो पहले। इन वर्ड्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर। इनका मतलब होता है ना के बराबर, कोई चीज इतनी कम है कि उसको हम कह रहे हैं ना के बराबर, उसे कहते हैं हार्डली, वेयरली, रेयरली और स्कार्सली। सेल्डम का क्या मतलब होता है? सेल्डम का मतलब होता है दोस्तों ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि ना के बराबर। कोई भी काम जो बहुत कम होता है उसे कहते हैं सेल्डम। फिर है फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज, डिफाई। इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, खंडन करना। दोबारा सुनिए,
इन चारों वर्ड्स का फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज और डिफाई, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है किसी चीज के लिए मना करना, खंडन करना। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इन चारों वर्ड्स में एक ग्रामेटिकल रूल भी काम करता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तो नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हिंदी में मीनिंग सिमिलर होता है बट इंग्लिश में उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, तो वो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या इनमें डिफरेंस है, रिफ्यूज, डिफाई, डिनाई और फॉरबिड, इनमें अंतर क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। चलिए अगला वर्ड है विदाउट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके साथ नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यह लिखा है कि until he does not wake up early he cannot see the sunrise। यहां पर wake up लिख लेना, कह रहा है जब तक वो जल्दी नहीं उठेगा तब तक वो सनराइज नहीं देख पाएगा, क्योंकि भाई सनराइज कब देखोगे, जब जल्दी उठोगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने until लिख ही दिया, until का मतलब होता है till not, यानी नॉट तो ऑलरेडी है, जब ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तो फिर ये नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो हमें इसमें यह नॉट हटाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए हमें ये हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जब सेंटेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो हमें इसमें एस लगाएंगे। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, हम इसको ऐसे ठीक करेंगे दोस्तों, देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, अलग कलर से लिख देता हूं, देखिए until he wakes up, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस हो गया सही, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। We have hardly not discussed such matters at home। कह रहे हैं हमने ऐसे मैटर घर पे शायद ही डिस्कस किए हैं, हम करते ही नहीं डिस्कस, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहां पर जो हार्डली यूज किया है, हार्डली का मतलब क्या आता है, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड है, तो फिर ये नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। We have hardly discussed such matters at home, sentence goes right। अगला, they forbade us not to enter the restricted territory। तो दोस्तों यहां पर फॉरवर्ड वर्ड यूज किया है, ये जो फॉरवर्ड है ना, ये फॉरवर्ड का फर्स्ट सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म होता है फॉरवर्ड और थर्ड होता है फॉरबिडन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म यूज किया है हमने, तो भैया यहाँ पर नॉट लगाना गलत हो गया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है किसी चीज को मना करना, टू नॉट ऑर्डर टू डू, ठीक है, ऑर्डर नॉट टू डू, राइट, किसी चीज को मना करना, करने से रोक देना। तो दोस्तों यहाँ पर से ये नॉट हटाना पड़ेगा, राइट। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो हमने लिखा दे फॉरवर्ड अस टू एंटर द रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब हुआ एरिया, क्षेत्र, और रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होगा, क्या मतलब होगा इसका, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, मतलब जहां पर कोई रोक टोक हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अमन हैड डिनाइड टू नॉट हैव किल्ड द डियर। कह रहे अमन ने एक डियर को मतलब उसने मारा होगा, लेकिन उसने इस बात का खंडन कर दिया, मतलब किसी ने आरोप लगा दिया कि अमन ने डियर को मारा है, हिरन को मारा है, लेकिन बाद में उसने खंडन कर दिया, अब बाद में कह दिया कि भाई मैंने मारा ही नहीं समझ गया ना, वही कहानी है ये। तो अमन हैड डिनाइड टू नॉट हैव किल्ड द डियर, तो इसका मतलब डिनाई हमने कर ही दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो नॉट हटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अमन हैड डिनाइड टू हैव किल्ड द डियर। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो वर्ड्स अभी मैंने बताए थे उनके बाद गलती से भी नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं करना है। चलिए बढ़िए अगली तरफ, लास्ट स्लाइड है आज के लिए। तो ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है रिपीट, रिकैपिटुलेट, रिकॉल और रिबॉर्न। इन सारे वर्ड्स के साथ गलती से भी अगेन का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ रहे हो, अगेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, रिपीट मतलब दोहराना होता है, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है किसी चीज को पढ़कर या बोलकर दोबारा से समझाना, बताना, कोई पॉइंट्स हैं उनको बार बार दोहराना, ठीक है। रिकॉल का मतलब मैंने पहले बताया था। रिबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। चलो आइए, यू शुड नॉट रिपीट सच मिस्टेक्स अगेन। तो भैया रिपीट का मतलब ही होता है, रिपीट में ऑलरेडी ये चीज छुपी हुई है कि दोबारा से ये काम मत करो, तो रिपीट के अंदर दोबारा ही छुपा हुआ, तो ये अगेन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, करण एंड अर्जुन वर रिबॉर्न अगेन इन द मूवी। आपको पता ही है मेरे करण अर्जुन आएंगे ये वही सीन है। तो करण और अर्जुन कह रहा है कि दोबारा से रिबॉर्न हुए थे, तो भैया रिबॉर्न तक तो ठीक है, लेकिन ये अगेन क्यों लिख दिया भाई, ये अगेन हटाओ,
सही है गलत है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? द मैनेजर हैज रिकैपिटुलेटेड ऑल द की पॉइंट्स अगेन। कह रहे जो मैनेजर है ना, उसने सारे की पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट थे उसको दोबारा से दोहरा दिया। ठीक है, तो भाई रिकैपिटुलेट का मतलब तो पता चल गया, दोबारा दोहरा देना, तो फिर ये अगेन क्यों लिख दिया भाई? गलत हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन था। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिखाए, जिसमें कुछ वर्ड्स के साथ हमें बैक यूज नहीं करना था, कुछ वर्ड्स के साथ हमें नॉट या नेवर यूज नहीं करना था, कुछ वर्ड्स के साथ हमें अगेन यूज नहीं करना था। अब जो अगला पार्ट हम लेके आएंगे, उस पार्ट में भी कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा जो हम बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी मैं अगले पार्ट में आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, इनके लिए एक प्रॉपर हम प्लेलिस्ट भी तैयार करेंगे जो आपको हेल्प करेगी सीखने में, समझने में। और आप इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें अगर इंप्रूवमेंट हो रही है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।